Good morning students, myself Narendra sir. My YouTube channel is Biology with Narendra sir. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में क्लास 12th स्टैंडर्ड। टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के पहले हमने अभी जो वीडियो बनाया था उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपको हमने बताया था और वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं। अब आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने विषय में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता है। ऑल लिविंग थिंग हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन नेसेसरी ऑर्गन है, कौन नेसेसरी ऑर्गन है, किसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, किसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने से पहले हम ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी जानेंगे। साथ ही साथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आज की जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें फिगर आप देख रहे हैं, हमने फिगर ड्रा किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हाउ कैन वी एक्सटर्नली आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता, मेल और फीमेल को कैसे हम पहचान सकते हैं बाहर से, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से पहचान सकते हैं। बाय द वे अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर नहीं हुए हैं तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर distinguished morphological characters. This phenomenon is called sexual dimorphism. जब हम मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को एक ही स्पीसीज के उनके एक्सटर्नल फीचर के आधार पर सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उनके वो कैरेक्टर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एस्केरिस में, अर्थवॉर्म में, तो इनमें भी उनके शेप साइज के आधार पर देखते हैं। एस्केरिस में आपने देखा होगा मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। अर्थवॉर्म भी यही डिफ्रेंसिएशंस होते हैं। ऐसे कार्डेट में भी हैं, तो उसमें सबसे एडवांस ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में क्या डिफ्रेंसिएशंस होते हैं आप उसको अच्छे से जान सकते हैं। तो अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आज आपको बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। टेस्टिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एज वेल एज सेक्रेट द मेल हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका काम है एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और दूसरा है मेल हार्मोन मीन्स टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर व्हेन प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट, at initial condition in adolescence when testes become functional, at that time the produce male hormone. It play an important role for secondary sexual character in human being. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस। इसके अलावा एक्सेप्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑल दोज ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक epididymis,
penis, vas efferents, vas deferens, urethra, Cowper gland, bulbourethral gland, seminal vesicles, all are secondary sex organ. These organs directly or indirectly participate in reproduction and complete the reproductive process. तो स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन की हमने चर्चा की है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। क्या है ये आप फिगर में देख रहे होंगे। इट इज द टेस्टिस। टेस्टिस इज वन पेयर। टेस्टिस क्या होते हैं? वन पेयर में होते हैं और दे आर फाउंड डिसेंडिंग इन द एब्डामेन इनटू द स्क्रूटम सैक। स्क्रूटम सैक जो होता है, स्क्रूटम जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें वन पेयर टेस्टिस होता है। वन पेयर टेस्टिस में अगर इसकी लेंथ और ब्रीथ की बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 2 to 3 ब्रीथ होता है। और वन पेयर टेस्टिस इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस बिलो द बॉडी टेम्परेचर देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो होता है बॉडी के टेम्परेचर के, और बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है जिसको फ़ारेनहाइट में कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे बिलो टेम्परेचर इतना होना चाहिए तब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब टेस्टिस का फॉर्मेशन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीट होता है उस समय हो चुका होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और टेस्टिस में जो बाहर के साइड स्क्रूटम सैक में आते हैं, इंग्विनल कैनाल से आते हैं। कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स में ये इंग्विनल कैनाल से टेस्टिस आउटसाइड नहीं आ पाते हैं, तो इस कंडीशन को जब टेस्टिस आर नॉट डिसेंडिंग बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस कंडीशन को क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। मीन्स उसमें टेस्टिस होता ही नहीं, टेस्टिस फॉर्मेशन होता ही नहीं है, आउटसाइड आता ही नहीं, इनसाइड ही रहता है, इंग्विनल कैनाल से बाहर नहीं आ पाता। और इंग्विनल कैनाल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस at the time of adverse condition when temperature is down in at environments, at that time the testis are go upside in the abdomen। आप देखते होंगे तो ये किसके थ्रू जाता है? इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस अंदर की तरफ से जाते हैं टेम्परेचर गेन करने के लिए। और जब आउटर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस समय आप देखेंगे कि उसी इंग्विनल कैनाल से होकर के टेस्टिस आउटसाइड हैंगिंग करते हैं बिलो द लेग, तो ज़्यादा उनसे एब्डामेन से दूरी बना लेते हैं। तो ये उनका एडजस्टमेंट है टेस्टिस का, स्पर्म फॉर्मेशन कितने टेम्परेचर बना करके हमें किस कंडीशन में कैसे करना। अब सेकंड बात करते हैं तो स्क्रूटम सैक में ये कवर्ड होते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को अपीयर कराता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से टेस्टिस का इम्पॉर्टेंट वर्क है। अभी आगे हम और बताते हैं, पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये आप देख रहे हैं, इट इज द पेनिस इलांगेटेड पार्ट्स एंड ए इलांगेटेड पाइपलाइंस दैट कम फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एज वेल एज द स्पेशल prostate glands and bulbourethral gland or Cowper gland release outside, that is called the urethra. Urethra is also found in penis. Outside of urethra के अगर हम बात करते हैं, पेनिस की आउटर जो कवरिंग्स होती है वो लास्ट पॉइंट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस ऑफ पेनिस। ये ग्लांस ऑफ पेनिस होता है एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, इट स्वेल अप एंड प्रिपेयर इट्स shape and size. तो it is covered by a thin layer that is called a special types of layer. This layer is also known as
outer covering of glands of penis, and the pore through which urethra is open out, that pore is called urinogenital pore. Why it is called urinogenital pore? Because through this pore urine as well as genetic materials remove out from body of male, that is called urinogenital system. इसे हम हिंदी में कहते हैं मूत्रोजनन तंत्र। सेकंड बात करते हैं। अब सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराती हैं? तो इसमें अगर हम बात करते हैं, टेस्टिस से एक पाइपलाइन निकलती है जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस आगे बढ़ता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस से निकलता है, और जैसे 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 आगे बढ़ता है एपिडिडाइमिस, तो ये एपिडाइमिस वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करता है, इलांगेटेड पाइपलाइन। ये वास डिफरेंस आगे बढ़ते 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 यहाँ आकर के सेमिनल वेसाइकिल के साथ जुड़ता है, और जैसे ही सेमिनल वेसाइकिल, ये पेयर में होते हैं सेमिनल वेसाइकिल, ये आल्सो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेमिनल वेसाइकिल प्लस वास डिफरेंस दोनों जुड़ करके आगे खुलते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के खुलते समय ही ये आपस में आते हैं, एक ग्लैंड से होकर बाहर निकलते हैं जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसी समय वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इनसे अटैच होता है। तो आप वन पेयर सेमिनल वेसाइकिल देख लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सामने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, जो सीमेन को रिलीज आउट करने में, स्पर्मेटोजोआ को रिलीज आउट करने में। तो इस प्रकार से ये इजेकुलेटरी डक्ट कॉमनली कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इजेकुलेटरी डक्ट क्या है, तो आप बताएंगे कि जब वास डिफरेंस आकर के सेमिनल वेसाइकिल के साथ अटैच होकर के आगे बढ़ता है, तो इस समय सेमिनल वेसाइकिल से कुछ फ्लूइड निकलता है और टेस्टिस से जो स्पर्म्स रिलीज आउट होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इस पाइपलाइन में अपने मटेरियल्स रिलीज आउट करते हैं। इस पाइपलाइन को इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये इजेकुलेटरी डक्ट आप आगे बढ़ता है तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं ओपन आउट होता है। जो यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा इससे अटैच होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर का पाइपलाइन आके जुड़ता है। तो ये और ये जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ इस ग्लैंड से होकर गुजरती हैं, जिस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। इस पाइपलाइन से ये इलांगेटेड पाइपलाइन के थ्रू, मीन्स यूरेथ्रा के थ्रू, ये बाहर रिमूव आउट हो जाता है, सीमेन एज वेल एज यूरिन। तो दोनों चीज एक ही पास से निकलते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, सेमिनल वेसाइकिल की एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो इसमें हम सबसे पहले तो बात ये करेंगे टेस्टिस से जैसे ही आगे ये रिमूव होते हैं, पहले रीड टेस्टिस में आता है, रीड टेस्टिस में वासा इफ्रेंसिया में आता है, वासा इफ्रेंसिया से एपिडाइमिस में आता है। कौन? स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म्स आर द मेल गैमीट। स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म्स आर मेल गैमीट। स्पर्म्स आर मेल गैमीट। ये मेल गैमीट होते हैं, यह नंबर क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, इसीलिए हैप्लॉइड भी होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। यह नंबर क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल आर हैप्लॉइड सेल। इसका दूसरा नाम है जर्म सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय ही, उसके पहले जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। आफ्टर meiotic division, after reduction division, it change into haploid gamete, that is called spermatids. It change into sperm in testis. अब उसके बाद जब टेस्टिस में बन जाता है तो यहाँ से रीड टेस्टिस से होते हुए आगे जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस स्टोरेज प्लेस ऑफ द स्पर्म, ये यहाँ स्टोरेज करता है। और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस इट इज रिलीज आउट फ्रॉम एपिडाइमिस टू वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंस से निकल करके आगे बढ़ता है। जैसे ही स्पर्म आगे आते हैं सेमिनल वेसाइकिल से मिल्की फ्लूइड से क्रिएट होता है। इसमें स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं,
हाँ सिट्रेट्स होते हैं, ये सब स्पेशल कंपोनेंट इनके साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाते हैं। और फ्रक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मूविंग नेचर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल बनाते हैं। उसके पहले जब तक एपिडाइमिस में स्पर्म रहता है तब तक उसमें मोटिलिटी नहीं होती, वो नॉन मोटाइल होता है। यहाँ से चल के जैसे ही ये पास आउट होता है इस कंपोनेंट के साथ मिलता है, ये मोटाइल इन नेचर हो जाता है बिकॉज फ्रक्टोज प्रोवाइड इट्स एनर्जी। और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही, सीमेन में ही फ्रक्टोज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। यही कारण है कि रेपिस्ट केस में और ये अन्य केसों में जब चेकिंग होता है मेल फीमेल का कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज पाया जाता है इट मीन्स इट इज प्रूव दैट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट कंडीशन। तो उस प्रकार से ये फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ मेल से ही रिलीज हो सकता है। तो अब ये निकल करके जैसे ही आते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें इजेकुलेट करता है सब स्पेशल केमिकल। उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के समय सीमेन के रिलीज होने से पहले ये जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज आउट करते हैं, जिससे जो यूरेथ्रा बेसिक एसिडिक नेचर का होता है टॉयलेट रिमूव करने के बाद वो उसको नॉर्मल बेसिक और न्यूट्रल कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जब सीमेन डिस्चार्ज हो, ये पास आउट हो, तो उस समय स्पर्म पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े और आराम से वो चले जाएं, वो किल भी ना हो। तो अब इस प्रकार से ये इनका काम है लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करना दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल आल्सो इन रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन व्हेन पेनिस इज इंटरप्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, उस समय बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो लुब्रिकेंट्स रिलीज आउट होता है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है काउपर ग्लैंड। आप याद रखिएगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। फिर उसके बाद हमने आपको कौन बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल और काउपर ग्लैंड पेयर में होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जब ओल्ड स्टेज आता है, अब कभी कभी ये स्वेलअप कर करके इसकी वाल को सप्रेस कर देता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है इसको सप्रेस कर देता है। तो उस समय जो है मेल में ये प्रॉब्लम्स आती है मिक्चुरेशन में कि टॉयलेट रिमूव आउट करने में। मिक्चुरेशन में जब टॉयलेट करने में प्रॉब्लम आती है, बार बार इसको ये सप्रेस कर देता है, रिलीज आउट होने में दिक्कत होती है, उस समय सीधा प्रभाव किडनी पर जाता है और किडनी फेलियर होने की संभावना बन जाती है। अतः इस कंडीशन में यही होता है कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव आउट कराना है सर्जिकल मेथड से, ऑपरेट कराकर इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उस समय ये समस्या समाप्त हो जाती है। मोस्टली ये ओल्ड स्टेज में होता है, चाइल्डहुड या एडोल्सन या एडल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इलांगेटेड पाइपलाइन तो यूरेथ्रा हो गया, इसका क्या काम है, यूरिन एज वेल एज सीमेन को डिस्चार्ज करना। अब दूसरी बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस इज इलांगेटेड part, muscular part that is in normal condition its length is 2 to 3 इंच, 2 से 3 इंच के बीच में इसकी लंबाई होती है। लेकिन when at the time of sexual excitement, at the time of sexual intercourses, its length is about 4 to 7 इंच, इसकी लेंथ 4 से 7 इंच के बीच में हो जाती है। और इसमें जो ब्लड कोटर्स होते हैं 3, एक वेंट्रल होते हैं, 2 डॉर्सल्स होते हैं। इनमें ब्लड जैसे ही फिलअप होता है एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट ये पेनिस इरेक्ट हो जाता है, और इरेक्शन, पेनिस का जब इरेक्शन होता है तो आफ्टर इरेक्शन इट इंटर्ड इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट और बर्थ कैनाल फॉर डिस्चार्ज ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को डिस्चार्ज करने के लिए ये डीप पेनिट्रेट होता है और वहाँ जाकर के डिस्चार्ज करता है। तो स्टूडेंट्स ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। तो इसमें हमने जो कुछ भी बताया है उसको आप समझने का प्रयास करिए और ये जानिए कि ये सिस्टम में कौन कंपोनेंट कहाँ पर क्या काम करता है। अब हम यहाँ से आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है यूरेटर कहाँ जाता है,
जब किडनी से इसका आकर के अटैचमेंट यहाँ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड इसके पास, वास डिफरेंस के पास, तो ये यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर ला करके वहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज करते रहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं और यहाँ से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में आता रहता है पीछे से। तो यूरिनरी ब्लैडर में लाता है कौन? यूरेटर। उसके बाद यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टोर होता है तो कैसे कैसे आता है तो हमने आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हमने अभी बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस में। व्हेन स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, द स्पर्म आर रिमूव आउट in reed testis and from reed testis to transfer into vasa efferentia, from vasa efferentia to it transport in epididymis where they are storage in condition। और उस समय जब स्टोरेज होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, इस पर मोटाइल नहीं होते हैं। और अब आफ्टर मैचुरेशन व्हेन epididymis eject the semen into vas difference, at that time the secondary reproductive glands play an important role for removing the chemical substances in which the sperms come in condition of motility। तो मोटिलिटी में आ जाते हैं, स्पर्म वास डिफरेंस में आते आते। उसके आफ्टर दैट द सेमिनल वेसाइकिल डिस्चार्ज द कंपोनेंट। सेमिनल वेसाइकिल जब अपने कंपोनेंट डिस्चार्ज करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज ही मोटिलिटी का कारण होता है स्पर्म के। After that they come in contact with prostate gland. Prostate gland also secretes some chemicals and Cowper glands are also a pair of glands that help in the reproduction। तो इस Cowper gland से होते हुए यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा से रिमूव आउट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये पूरा सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। तो स्टूडेंट्स ये जितने कंपोनेंट्स के नाम हमने बताया है ये आपको आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। ये दो कंडीशन बताते हैं कि एक कंडीशन होता है क्या ओलिगोस्पर्मिया और दूसरा होता है एजोस्पर्मिया। आपको ये दो टर्म है यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन का, इसे बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया और सेकंड है एजोस्पर्मिया। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ऑलिगोस्पर्मिया क्या और एजोस्पर्मिया क्या है? जब स्पर्म का फॉर्मेशन लेस अमाउंट में हो तो उसे हम ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और एजोस्पर्मिया में क्या होता है हम आपको बताते हैं। एजोस्पर्मिया नियर एब्सेंस आर एब्सेंट ऑफ स्पर्म। जब एजोस्पर्मिया में स्पर्म बनते ही नहीं है टेस्टिस में, व्हेन स्पर्म्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन टेस्टिस दैट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। और व्हेन लेस अमाउंट, जब ये लेस अमाउंट में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑलिगोस्पर्मिया। तो बोथ कंडीशन आर इंडिकेट इन स्टेरिलिटी कंडीशन। ये स्टेरिलिटी कंडीशन काज करते हैं, मीन्स इसमें मेल के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि कॉमन प्रॉपर अमाउंट में स्पर्म डिस्चार्ज करे जिससे रिप्रोडक्शन में हो सके और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके। तो ये दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर मेल। तो एजोस्पर्मिया और ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया में डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और एजोस्पर्मिया में एकदम होता ही नहीं है। तो ये दो कंडीशन हो गए। अब एक कंडीशन आते हैं पेनिस के लिए, हम आपको बताते हैं इम्पोटेंस। इम्पोटेंस ये क्या है बेटा? इम्पोटेंस याद रखिएगा इसको। तो इम्पोटेंस इज ए कंडीशन व्हेन पेनिस आर अनेबल टू इरेक्ट। पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है। अब किस कारण से होता है, किस कारण से नहीं होता है, इस मतलब जब पेनिस में इरेक्शन स्टॉप हो जाए, दे आर नॉट एबल टू इरेक्ट, मीन्स एट दैट टाइम मेल आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मेल्स आर अनेबल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पोटेंस। याद रखिएगा, जब मेल रिप्रोडक्टिव पेनिस आर नॉट
कम इन इरेक्शन कंडीशन। जब इरेक्शन कंडीशन में नहीं आता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस बोलते हैं, मेल में होते हैं। सेकंड बात करते हैं स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी और इम्पोर्टेंस दोनों में अंतर है। स्टेरिलिटी का मतलब ये, स्टेरिलिटी का कारण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टेरिलिटी का कारण इम्पोर्टेंस जरूरी नहीं हो। दोनों एक ही टर्म नहीं है, हो भी सकता है इम्पोर्टेंस कंडीशन में, व्हेन टोटली द सीमेंस आर नॉट interrupted in the female tract, at that time there is no condition created for the fertilization of male and female gamete। तो जब इम्पोर्टेंस कंडीशन में भी स्टेरिलिटी कारण हो सकता है, इम्पोर्टेंस कंडीशन में जब पेनिस इरेक्शन कंडीशन में नहीं होगा तो सीमेन डिस्चार्ज फीमेल ट्रैक्ट में कैसे होगा, वो कारण है। दूसरा, स्टेरिलिटी का कारण क्या हो सकता है। स्टेरिलिटी है क्या? स्टेरिलिटी इज द प्रोसेस इन विच द मेल आर फीमेल अनेबल टू कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता ही नहीं है मेल फीमेल गैमीट के थ्रू, और फीमेल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। इस कंडीशन में मेल भी उसके स्टेरिलिटी कारण हो सकता है, फीमेल भी स्टेरिलिटी कारण हो सकती है। तो मेल में स्टेरिलिटी का कारण क्या होता है, ऑलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोस्टेटाइटिस क्या है, एक कंडीशन और आपको बताते हैं, प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस, इसमें भी हमने बताया था स्टूडेंट्स, जब प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलअप कर जाए और जो ये यूरेथ्रा, जहाँ से जो पाइपलाइन जो यूरिन को रिलीज आउट करती है, ये सप्रेस हो, उसके स्वेलअप करने के कारण उस पर प्रेशर हो और वाल दब जाए, जिससे यूरिन डिस्चार्ज ना हो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से, तो उस कंडीशन को हम प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन कहते हैं। तो आई थिंक आपको कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं है, और ये चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट प्रोसेस है। इस कंप्लीट प्रोसेस को आप समझने का प्रयास करिए और जानिए, और जो भी इसमें आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स, आज का बस इतना ही टॉपिक, और बस अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम कुछ ही समय बाद मैं आपको फिर देने वाला हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतने शानदार तरीके से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।